हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में। तो अगर आप लारावेल में एक क्लीन और स्केलेबल कोड लिखना चाहते हो तो आपको सॉलिड समझना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका सॉलिड होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड, ये कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं होता है, ये प्रिंसिपल्स होते हैं। जो भी आप एक कोड लिखते हो, आपको पता है कि प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई ये कोड लिख रहे हो तो आपको कोड कहाँ पर रखना चाहिए उसके ऊपर। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो हमारे मॉडल्स फोल्डर के अंदर होते हैं, और जो कंट्रोलर्स होते हैं कंट्रोलर फोल्डर के अंदर होते हैं। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स है कि भाई आपको ये चीज़ यहाँ पर रखना है, डेटाबेस कॉलिंग के लिए आपको कैसे यूज़ करना है, इसी तरीके से हमारा सॉलिड होता है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको बेटर डेवलपर बनाते हैं, और आज हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझेंगे, एक ऑर्डर सिस्टम के ऊपर, जहाँ पर हम लोग एक ऑर्डर का पूरा फ्लो देखेंगे कि कोई आपकी वेबसाइट पर अगर ऑर्डर आता है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो। ये पूरा हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर आप सॉलिड को कैसे यूज़ कर पाओगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये एक क्लास होती है जिसका काम सिर्फ एक ही काम करना होता है, मतलब एक क्लास का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए। तो जो बिगनर्स लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं कि कंट्रोलर में वैलिडेशन रखते हैं, ऑर्डर क्रिएट करना, पेमेंट, ईमेल, ये सब कुछ एक ही कंट्रोलर में डाल देते हैं। लेकिन जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो हर एक काम को जो भी आपके कंट्रोलर के अंदर हो रहा है उसके लिए एक अलग से एक जो सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, या एक अलग से डेडिकेटेड क्लास होती है उसके लिए। तो यहाँ पर सिंगल कंट्रोलर के अंदर सब कुछ रखने से अच्छा है कि आप उसको स्प्लिट कर दो अलग अलग फाइल्स के अंदर। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोड आपका ईज़ी हो जाता है और इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है, और डिबग करना भी। और अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको पता है कि आपको किस फाइल को टारगेट करना है। सेकंड प्रिंसिपल है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल के अंदर हम लोग जानते हैं कि ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब आपका कोड न्यू फीचर्स के लिए ओपन होना चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। तो आपको एग्जिस्टिंग कोड जो भी आपका मॉडिफिकेशन है इसको आपको प्रिवेंट करना है, बट आप एक नया पेमेंट आप जो क्लास एक ऐड कर सकते हो। तो आज स्ट्राइप यूज कर रहे हो, कल को आप रेजर पे आप यूज कर सकते हो, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नो रिस्क ऑफ ब्रेकिंग ओल्ड कोड। अगर आप कुछ चेंज करते हो तो आपका ओल्ड कोड ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इससे आपको राहत मिलती है। अगर मान लीजिए कि कल को आप एक नया पेमेंट सर्विस यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, पहले आपके पास स्ट्राइप थी, अब आप रेजर पे, तो जो बिगनर होगा वो एग्जिस्टिंग कोड को एडिट करने की सोचेगा कि भाई, क्योंकि उसने सारा कोड एक ही जगह पे लिखा हुआ है। लेकिन जो सीनियर होगा वो एक नई क्लास ऐड करेगा, है ना, और वो पुराने कोड को वो टच भी नहीं करेगा। तो इससे रिस्क जीरो हो जाता है, और एग्जिस्टिंग कोड आपका ब्रेक भी नहीं करता है। थर्ड लॉ होता है आपका लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, जिसके अंदर बताया जाता है कि चाइल्ड क्लास शुड बिहेव लाइक अ पेरेंट। इसका नाम थोड़ा हैवी है बट कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आप पेरेंट क्लास या इंटरफेस यूज कर रहे हो तो उसकी जगह कोई और भी चाइल्ड क्लास यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक पेमेंट सर्विस यहाँ पर इंटरफेस करके है, पेमेंट इंटरफेस, जो कि यूज़ हो रही है आपकी स्ट्राइप पेमेंट के साथ में, पेपाल पेमेंट के साथ में। तो यू कैन रिप्लेस वन विदाउट ब्रेकिंग कोड। तो आप यहाँ पर इसको स्ट्राइप पेमेंट को आप रिप्लेस कर सकते हो पेपाल पेमेंट से, क्योंकि आप पेमेंट इंटरफेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। एक सिंपल रूल है कि किसी क्लास को वो मेथड मत दो जो उसे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो एक क्लास के अंदर वही मेथड आपको उसको देना है जिसकी उसको ज़रूरत है। तो यहाँ पर बिगनर्स क्या काम करते हैं कि एक बड़ा इंटरफेस बना देते हैं, पे, रिफंड, कैंसिल, वेरीफाई, सब एक जगह पे। लेकिन सीनियर क्या काम करते हैं कि वो छोटे छोटे इंटरफेसेस बना देते हैं, जहाँ पर पे इंटरफेस हो जाता है, रिटर्न इंटरफेस हो जाता है, रिफंड इंटरफेसेस हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ता है आपको। बिग इंटरफेसेस को आपने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे चंक्स के अंदर, मतलब कि छोटे छोटे इंटरफेसेस के अंदर। इससे क्या होता है कि कोड आपका क्लीन होता है और अननेसेसरी जो डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो वहाँ से हट जाती है। लास्ट और सबसे पावरफुल है यहाँ पर डिपेंडेंसी इन्वर्जन। आप जो है डिपेंडेंट करो एब्स्ट्रैक्शंस पे, ना कि कंक्रीट क्लासेस पे। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपने एक ऑर्डर सर्विस आपने बनाई हुई है जिसके अंदर आप जानते हो कि आप ऑर्डर को मैनेज कर रहे हो, और आपने एक स्ट्राइप पेमेंट क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर आप जो है पेमेंट आप यहाँ पे हैंडल कर रहे हो। आपको ऑर्डर के अंदर डायरेक्टली स्ट्राइप पेमेंट को आपको यूज नहीं करना है, ऐसे आपको यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक इंटरफेस आपको बना लेना है पेमेंट इंटरफेस करके। अब ऑर्डर सर्विस के अंदर आप पेमेंट इंटरफेस
को आप यहाँ पर यूज़ करोगे और जो इंटरफेस आपका पेमेंट इंटरफेस है ये आपका बाइंड होगा आपके स्ट्राइप पेमेंट से। तो कल को क्या होगा कि आपको अगर चेंज करना है कोई और आपको स्ट्राइप की जगह कुछ और यूज़ करना है तो आप ईजिली आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्विचिंग होता है ये आपका ईजी हो जाता है कि कभी आप स्ट्राइप से आप यूज़ कर रहे हो, कभी आप पेपाल से आप यूज़ कर रहे हो, कभी आप सीओडी करते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपने एक अलग क्लास लिखी हुई है। तो ये जो पेमेंट आपका इंटरफेस है, ऑर्डर सर्विस को नहीं पता कि आपका पेमेंट इंटरफेस ऑर्डर सर्विस के अंदर आप ये डिफाइन नहीं करते हो कि आप सीओडी आप यूज़ कर रहे हो या आप पेपाल यूज़ कर रहे हो या फिर आप जो है स्ट्राइप आप यूज़ कर रहे हो। अब हम लोग सबको एक साथ यहाँ पर कनेक्ट करके देखते हैं कि जब एक यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है या एक ऑर्डर यहाँ से क्रिएट किया जाता है तो सबसे पहले आपको वैलिडेट करना है अलग क्लास के अंदर और फिर आपको ऑर्डर सर्विस के अंदर जाना है जहाँ पर आपका कोर बिजनेस लॉजिक रहेगा। यहाँ पर आप पेमेंट सर्विस आप यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट किया है स्ट्राइप पेमेंट, पेपाल, रेजर पे, है ना, जो भी आपके पेमेंट सर्विसेज है उसको आप यूज़ कर रहे हो। फिर आप एक यहाँ पर ईमेल सर्विस आप यहाँ पर लिख सकते हो और यहाँ पे फिर आप रिस्पॉन्स भेज सकते हो एक यूज़र को। पेट सर्विसेज आपने बना ली अलग अलग चीज़ों के लिए, इंटरफेस आपने यहाँ पर यूज़ किया और साथ में आपने एक नया पेमेंट ऐड करने के लिए एक क्लास बनाई है, ना कि आपने एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर कोई चेंजेस किया हुआ है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाई है यहाँ पर और कंट्रोलर करके और इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर है वैलिडेशंस, हम लोग सभी वैलिडेट कर रहे हैं, साथ में यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या क्वांटिटी प्रोडक्ट की मौजूद है कि नहीं है और फिर हम लोग यहाँ पर उसका टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग उसकी पेमेंट जो भी है उसको हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ऑर्डर हमने क्रिएट कर लिया है। अब इशू क्या है इसके अंदर, अब आप देखोगे कि एक ही कंट्रोलर के अंदर सब कुछ किया हमने, यहाँ पे वैलिडेशन भी किया हुआ है, यहाँ पर चेक भी कर रहे हैं कि कितना है आपका क्वांटिटी कितनी है, साथ में आपने पेमेंट भी यहीं पर कर लिया है, फिर आपने यहाँ पर ऑर्डर भी आपने यहीं पर क्रिएट कर लिया। तो ये सारा काम आप एक जगह कर रहे हो जो काफ़ी प्रॉब्लम करेगा क्योंकि अभी तो यहाँ पर आपको 60 से 70 लाइन में आपको ये वाला कोड दिख रहा है, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी में ये कोड कम से कम 800 से लेकर के 1000 लाइनों का कोड ये आपका बन जाएगा जो बाद में आपको मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत करेगा। स्प्लिट करो बेसिकली अपनी चीज़ों को। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने वैलिडेशन के लिए आपने एक अलग क्लास बना ली, पेमेंट के लिए अलग है, स्टॉक चेक हो गया आपका, ऑर्डर क्रिएशन, ईमेल सेंडिंग और रिस्पॉन्स, इन सब के लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि ऑर्डर स्टोर ऑर्डर रिक्वेस्ट एक हमने क्लास बना ली जहाँ पर हम लोग फॉर्म को वैलिडेट करेंगे, फिर यहाँ पर ऑर्डर सर्विस होगी जो कि आपका मेन बिजनेस लॉजिक को हैंडल करेगा, फिर यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंटरफेस जो कि पेमेंट के लिए रहेगा, बेसिकली स्ट्राइप पेमेंट आप यूज़ करोगे, पेपाल यूज़ करोगे, फिर ऑर्डर कंट्रोलर रहेगा जो पूरा इसको मैनेज करेगा, जिसका काम सिर्फ रिक्वेस्ट को रिसीव करना और रिस्पॉन्स रिटर्न करना, बस 2 ही काम रहेगा। अगर आपको यहाँ पे इवेंट लिसनर जैसे मेल वगैरह भेजना है तो आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके आप इवेंट और लिसनर आप इनका यूज़ कर सकते हो जिससे कि आप ईमेल भेज सको। स्टोर ऑर्डर रिक्वेस्ट आपको क्रिएट करना है ना, एक रिक्वेस्ट क्लास जहाँ से आपको फॉर्म को वैलिडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सारे वैलिडेशंस आप यहाँ पर लिख दोगे कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इनपुट फील्ड हमें चाहिए होगा यूज़र से। अब आपका जो वैलिडेशन है वो आपके कंट्रोलर से बाहर जा चुका है। फिर आपने एक ऑर्डर सर्विस आपने बना ली। अब ऑर्डर सर्विस के अंदर आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि एक जो है ऑर्डर को आपने यहाँ पे लॉक कर लिया, फिर आपने क्वांटिटी उसकी यहाँ पे चेक कर ली कि क्या ये ऑर्डर है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो मौजूद है कि नहीं है। आपने फिर यहाँ पे पेमेंट आपने करवा ली कि भाई इसके लिए आप जो है पेमेंट इतना चार्ज कर लो और फिर आपने यहाँ पर ऑर्डर आपने एक क्रिएट कर लिया। इसके अंदर पूरा आप मैनेज कर रहे हो पूरी सर्विस को जो कि आपका एक कोर लॉजिक रहेगा। जो भी ऑर्डर आ रहा है उसको सबसे पहले हमने यहाँ पे वैलिडेट कर लिया। ये हमारा कंट्रोलर है, वही ऑर्डर कंट्रोलर जो कि 60 से 70 लाइनों का फिलहाल के लिए कोड था, लेकिन अब ये देखो कितना चेंज हो गया। इसके अंदर हमने सबसे पहले वैलिडेट कर लिया स्टोर ऑर्डर रिक्वेस्ट, जो फॉर्म के रिक्वेस्ट थे उसको हमने वहाँ पर भेज दिया। ऑर्डर सर्विस हमने बनाया और ऑर्डर सर्विस को हमने ये जवाबदारी दी, देखिए अब आप एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और फिर यूज़र को एक रिस्पॉन्स भेज दिया सक्सेसफुली। अगर कुछ एरर आता है तो उसको हमने एक एरर मैसेज भी यहाँ से भेज दिया यूज़र को। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल के अंदर हमने देखा था कि ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, आप जो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन लगाई हुई कि अगर स्ट्राइप पेमेंट सर्विस अगर यूज़र चूज़ करता है तो यहाँ पर स्ट्राइप का कोड रहेगा, पेपाल चूज़ करता है तो पेपाल का कोड रहेगा, जो कि काफ़ी गलत है। इसका जो सही तरीका ये है कि आपने एक क्या किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट्स नाम से आपने एक जो है फोल्डर बना लिया, उसके अंदर आपने एक पेमेंट गेटवे इंटरफेस आपने बना लिया। इसके अंदर एक ही मेथड है जो कि चार्ज करके है। अब जो भी हमारे पास पेमेंट गेटवेज रहेंगे, जैसे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये जो इंप्लीमेंट है इसके अंदर आपको पता है कि चार्ज मेथड आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके इस पेमेंट गेटवे इंटरफेस के अंदर एक मेथड था जो कि चार्ज का था और इसको आपको मैंडेटरी, आपको जो भी क्लास इसको
इम्प्लीमेंट करेगी इस इंटरफेस को, उसको ये वाला मेथड आप उसको बनाना ही पड़ेगा। फिर आपने यहाँ पर पेपाल पेमेंट गेटवे बनाया, उसके अंदर भी सेम काम किया। रेजर पे आपने बनाया, उसके अंदर भी आपने ये चार्ज बना लिया। फिर आता आपका यहाँ पर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन मतलब ये हो गया कि आपने एक ऑर्डर सर्विस बनाई और यहाँ पर आपको पता है कि आपने स्ट्राइप पेमेंट गेटवे आपने यहाँ पर यूज़ किया है, बट अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि आपने डायरेक्ट पेमेंट गेटवे आपने इसके अंदर यूज़ कर लिया। तो ऐसे आपको नहीं करना। ऑर्डर सर्विस के अंदर आपको क्या करना है, अपनी ऑर्डर सर्विस के अंदर आपको पेमेंट गेटवे इंटरफेस आपको यूज़ करना है, ना कि डायरेक्टली स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, और फिर आप उसको बाइंड कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पर आपने एक प्रोवाइडर बना लिया पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर करके, और इसके अंदर आपने बाइंड कर लिया कि अगर वो पेपाल बोलता है तो पेपाल आपको गेटवे दे देना है, अगर वो रेजर पे बोलता है तो रेजर पे, और डिफ़ॉल्ट में आपने स्ट्राइप यहाँ पे डाल दिया है। ये जो आपने प्रोवाइडर बनाया हुआ है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, इसको आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइडर्स डॉट php के अंदर जा करके आप इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पर प्रोवाइडर्स के अंदर। फिर था हमारा लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, है ना, कि इफ़ क्लास ए डिपेंड्स ऑन इंटरफेस any implementation of that interface should work correctly without breaking the app, है ना। if your code expect a payment gateway, Stripe, PayPal, Razor should all behave like a valid payment gateway। तो इसका काम क्या था कि हमारे पास एक पेमेंट गेटवे इंटरफेस था जिसके अंदर एक चार्ज मेथड था। सो जो भी आपके पेमेंट गेटवे रहेंगे, जैसे स्ट्राइप हो गया या फिर रेजर पे हो गया, सबके अंदर ये चार्ज मेथड होना चाहिए ताकि किसी से भी उसको रिप्लेस किया जा सके। कल को स्ट्राइप की जगह पे आपका पेपाल यूज़ किया जा सकता है, तो वो सेम रहेगा। आप यहाँ पर देखोगे चार्ज इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सब कुछ सेम है, सिर्फ नाम अलग है। फिर तो आपका यहाँ पर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, है ना, कीप इंटरफेसेस स्मॉल एंड फोकस्ड। तो यहाँ पर जैसे कि आपने एक इंटरफेस बना लिया पेमेंट गेटवे का, जिसके अंदर आपने चार्ज, रिफंड, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, कैंसिलेशन, सब कुछ आपने एक ही जगह पर रखा। अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट गेटवे लिखा हुआ है, तो चार्ज भी मुझे चाहिए, रिफंड भी चाहिए। अब यहाँ पर क्रिएट सब्सक्रिप्शन के अंदर मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि भाई सब्सक्रिप्शन नॉट सपोर्टेड, है ना, ये सपोर्ट नहीं करता है, और कैंसिल सब्सक्रिप्शन ये भी नहीं सपोर्ट करता। तो ये प्रॉब्लम आपकी आएगी। तो इससे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखें कि भाई चार्जेबल पेमेंट गेटवे इंटरफेस, आपने एक इंटरफेस बना लिया उसके लिए। फिर आपने एक जो अलग इंटरफेस बना लिया आपके रिफंडेबल का, कि कोई अगर सर्विस अगर रिफंड करती है तो ही आप ये इंटरफेस उसके अंदर इम्प्लीमेंट करो। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिए स्ट्राइप कैन सपोर्ट। अब आप स्ट्राइप के अंदर इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई जो आपका स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है उसके अंदर चार्जेबल भी है, रिफंडेबल भी है और सब्सक्रिप्शन भी है, इस तरीके से। तो फिर आपने चार्ज, रिफंड, सब्सक्रिप्शन और जो है कैंसिल सब्सक्रिप्शन, ये सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। और एक जो बैंक ट्रांसफ़र मान लीजिए रहेगा तो उसके अंदर सिंपल आप बस चार्ज रख सकते हो कि भाई ये हमारा रिफंड वगैरह का नहीं रहेगा, डायरेक्टली वो बंदा चार्ज करता है। सॉलिड प्रिंसिपल्स यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपको क्लीन कोड लिखने में ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।